अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का डे 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा आउटलाइन के अकॉर्डिंग टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। इसके अंदर हम लोग मॉडल की क्लासिफिकेशन तीन तरह की हमें गिवन है, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग करेंगे। एक थी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, दूसरी थी हमारे पास हमारी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, और तीसरी थी सिमुलेशन लेवल पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मॉडल्स क्या होते हैं। A model of an object is a physical representation that show what it looks like or how it works. मॉडल जो होती है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो ये शो कराती है कि ये किस तरह से दिखाई देती है और ये काम कैसे करती है। यानी कि हमारा जो मॉडल होता है वो क्या होता है कि हमारे जो रियल वर्ल्ड होते हैं, यानी जो रियल वर्ल्ड में हमारे मॉडल्स होते हैं, रियल प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे छोटा होता है, लेकिन सेम वैसा ही होता है, बस इसका स्केल जो होता है वो उससे छोटा होता है। इसकी वर्किंग वगैरह सब कुछ सेम वैसे ही होती है, क्योंकि हम मॉडल्स बनाकर ही हम अपने रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, रियलिटी में जो होते हैं प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट तब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई कार बनानी है तो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट कार ही बनाना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली कार बनाने से पहले उसने इसका कोई ना कोई मॉडल डिज़ाइन किया होगा, फिर उसको रियल वर्ल्ड में चेंज किया होगा, या देखा होगा कि ये मॉडल जो है ये किस तरह से काम करता है। मोस्टली द मॉडल रिप्रेजेंट द प्रोसेस एंड आर स्मॉलर फ्रॉम द रियल प्रोजेक्ट, यानी रियल प्रोजेक्ट से छोटे होते हैं। दीज आर इक्वल्स आर सेम एज रियल प्रोजेक्ट बट आर स्मॉलर इन स्केल। यू कैन से दीज मॉडल आर द कॉपी ऑफ द रियल वर्ल्ड। से कॉपी होते हैं क्योंकि हम मॉडल्स बनाते हैं और जो रियल वर्ल्ड में होते हैं वो इसकी कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में देते हैं आर्किटेक्चर मेकर्स। आर्किटेक्चर मेकर्स और साइंटिस्ट क्या होते हैं कि दोनों जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसका मॉडल बनाते हैं, ताकि आर्किटेक्चर मेकर्स क्या होते हैं, एक मिनी मॉडल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का। फिर वो क्लाइंट्स को वो मॉडल दिखाते हैं कि क्या आप इस तरह का प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं। फिर क्लाइंट जो होता है उस मॉडल्स के आइडियाज़ को, उसके अंदर जो कुछ भी कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छी तरह से समझता है, और फिर वो अपना जवाब देता है कि हाँ हमने इस तरह का मॉडल बनाना है और रियल प्रोजेक्ट होता है वो सेम ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी जो कम्प्लेक्स थेरीज होती हैं उनको समझने के लिए, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल्स ही बनाते हैं। फिर मॉडल बनाकर उनके अंदर जो भी कम्प्लेक्सिटी होती है वो दूर कर देते हैं, और फिर इस तरह से उनके जो मॉडल्स होते हैं वो मदद करते हैं कि वो उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देना, या फिर सॉर्टिंग कर देना। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। सिस्टमैटिक लफ्ज़ सिस्टम से निकला है। सिस्टम का मतलब होता है कोई ना कोई निज़ाम, तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है मुनज़्ज़म तरीके से जो भी अरेंजमेंट होती है चीज़ों की, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, यानी कुछ कॉमन चीज़ें या उनके दरमियान में जितना भी डिफरेंस होता है उनकी बेस के ऊपर जो हमारी अरेंजमेंट होती है एक सिस्टमैटिक वे में, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। अब क्लासिफिकेशन हमारे पास ज़रूरी क्यों होती है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स अबाउट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड्स एंड हेल्दी फूड्स, इन दोनों के दरमियान में अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि जंक फूड्स और हेल्दी फूड्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है। और दूसरा, हमारे पास क्लासिफिकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वी यूज़ क्लासिफिकेशंस टू ऑर्गेनाइज द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द वे वी डिवाइडेड द लॉन्ग लिस्ट इनटू द स्मॉल एंड मैनेजेबल पार्ट्स। यानी समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमारा डाटा इतनी लंबी लिस्ट में आ जाता है कि हमें उसमें से डाटा को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, उनको अरेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको क्लासीफाइड कर देते हैं, उनकी लिस्ट को हम लोग मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फिर हम यानी उसके सॉर्टिंग कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत इजी हो जाता है कि हम अपने डाटा को अच्छे वे से ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट इसका यूज आ जाता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इन बिजनेस और गवर्नमेंट्स we arrange the things into different categories and help in decision making. It guide the manager which policies and strategies are better for groups. ये क्या, इसमें क्या होता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम लोग चीज़ों को क्लासीफाइड कर दें, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दें, और फिर जो मैनेजर्स होते हैं वो फिर मैनेज कर देते हैं कि कौन से ग्रुप के लिए कौन सी पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज जो है वो बेटर रहती हैं। फिर एग्जाम्पल थी हम लोगों ने हेल्दी फूड्स और जंक फूड की एग्जाम्पल ली थी। अब हेल्दी फूड की जो कैटेगरी होती है इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रूट्स हैं,
वेजिटेबल्स हैं, ओट्स हैं, मिल्क है, ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आ जाते हैं जंक फूड, तो इनकी जिस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लॉट ऑफ कैलोरीज आ जाती हैं, अनहेल्दी फैट्स आ जाती हैं, शुगर्स आ जाती है, जैसे कि बर्गर्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए और हमारी जो भी चॉकलेट हो गई, ये सारी की सारी जंक फूड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था कि ये लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर देता है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फूड की कैटेगरी लिस्ट आती है तो उसके अंदर हम लोग हेल्दी फूड की कैटेगरी उसकी लिस्ट को अलग कर देंगे और जंक फूड को अलग कर देंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, इसमें मॉडल्स को भी डिस्कस कर लिया और क्लासिफिकेशन को भी। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड देयर रिलेशनशिप मॉडलिंग लैंग्वेजेस टू एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिंस डिफरेंट मॉडल्स सेव डिफरेंट पर्पसेज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी मॉडल्स को डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स रखते हैं। क्लासिफिकेशंस कैन बी यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ मॉडल फॉर फ्यूचर पर्पस एंड स्कोप, यानी क्लासिफिकेशन ये डिसाइड करती है कि हमें जो है वो कौन कौन सा मॉडल जो है वो हमारे पर्पस के लिए या स्कोप है उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। ठीक है, यानी जो आजकल के ज़माने में जो हमारा मॉडल चल रहा है, जैसे हम कह सकते हैं हमारा एजाइल मॉडल जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो इसका मतलब होता है हम जो मॉडल्स बनाते हैं तो उनको क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फिर हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कौन सा मॉडल चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, नेक्स्ट हमारे पास सिमुलेशन मॉडल। तो हम कंसेप्चुअल मॉडल को पढ़ें। वाई वो यूज़ अ क्लासिफिकेशन मॉडल जो है इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इन मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल आर यूज टू डिवाइड डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो क्लासिफिकेशंस होती हैं मॉडल्स की वो क्या करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस में डाटा को कर देते हैं डिवाइड। दीज मॉडल एनालाइज डाटा एंड प्लेस इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। दीज मॉडल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, इमेज क्लासिफिकेशंस के लिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन अमंग अदर्स। और हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, अपने टाइम सेविंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी। इन सब के लिए हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये इसकी एग्जांपल ही समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, हमारा सबसे पहला मॉडल। तो इस मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस मॉडल के लिए हम लोग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फिर इस लिहाज से हमें अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को मैनेज करना आ जाता है। सबसे पहले तो हमें इस मॉडल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका पर्पस क्या है, फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर 4 तरह के होते हैं। एक एंटिटी होता है, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, और तकरीबन हर मॉडल के अंदर यही एलिमेंट्स होते हैं। फिर क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी जो भी इश्यूज आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द एंटिटीज़, यानी जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। फिर एंटिटीज़ के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि इसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिफाइन करना। फिर इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप कौन सा है उसको इस्टेब्लिश करना। फिर इसके ऊपर कौन कौन से रूल्स लगने हैं, कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स लगनी हैं उनको ऐड करना। फिर मॉडल को क्रिएट कर देना, यानी इन सबको मिलाकर उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देना और हमारा मॉडल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस आता है, ये सारा हम ये पॉइंट्स जितने भी हैं सारे लॉन्ग वाइज के लिए लिखने हैं। अगर शॉर्ट वाइज पूछेंगे तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल, बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल की एग्जाम्पल कौन सी हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और प्रोसेस दैट हैज अ ह्यूमन अंडरस्टैंड, यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स क्या करती हैं, हमारे सिस्टम की या हमारे मॉडल की सबसे सिंप्लीफाइड जो रिप्रेजेंटेशन होती है जो ह्यूमन को इस बात के लिए अंडरस्टैंड करती है, यानी ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी की जो भी एबिलिटी होती है वो उसको इतना ज़रूरी बना उसमें मदद करती है कि वो इसके जो भी की पॉइंट्स होते हैं, इसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप्स होता है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके।
It is a theoretical and high level view focusing on the main idea rather than specific details. यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानने की बजाय इसका मेन पर्पस क्या है, इसका आइडियाज़ क्या है, उनके ऊपर ये फोकस करती है. It consists of concept used to help people now understand or simulate the model represent. ये क्या करती है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है. कॉन्सेप्चुअल मॉडल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करेगी और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ उसी को ही सामने रखती है ताकि पीपल जान सकें या लोग जान सकें कि उनकी जो भी मॉडल है उसको सिमुलेट कैसे करें और किस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशंस को अंडरस्टैंड करें. फिर आ जाता है हमारे पास कि हमारा ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. सबसे पहले तो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका पहला पॉइंट ये आ जाता है कि इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं या उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि यूज़र और स्टेक होल्डर जो होते हैं वो ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट यूजर्स के दरमियान में जो बातचीत का सिलसिला होता है, तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान में. फिर हेल्प इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग. अब हम लोग जो भी मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जैसे कंसेप्चुअल मॉडल है, कैन बी यूज टू हेल्प इन द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ द सिस्टम की जो प्लानिंग होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए उसमें मदद करते हैं. These are used in the initial stage so that it is clear what will be the basic structure of project. हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, हमारे जो मॉडल्स होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और ये हेल्प करते हैं डिज़ाइन और प्लान करने में. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमुलेशन एंड एनालिसिस. यानी ये इसका 4 वाला पॉइंट ये है कि हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं, सिमुलेट करने के लिए अपने मॉडल्स को, उनके दरमियान में जो भी एनालिसिस होती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए. These models can also be used for simulation and analysis. In this way, it become easier to predict and analyze the behavior of the system. यानी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, है ना, और फिर क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम्स होता है उनका जो भी बिहेवियर्स होता है, उनका जो भी काम होता है उसको इजीली एनालाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हमारे कंसेप्चुअल मॉडल का पर्पस क्या था. One of the important purpose of conceptual model is to provide the essential guidance for the software development task. सबसे important बात तो ये याद रखनी है कि जो भी हम मॉडल बनाते हैं वो हमारे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं या हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. तो कंसेप्चुअल मॉडल भी सेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. These models help developer understand what the core concept of the system are and how to implement them. जाहिर बात है जब मॉडल बनाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट का होना भी तो ज़रूरी है. तो ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ये मदद करता है डेवलपर की कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो सिस्टम के लिए यूज़ हो रहे हैं एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट कॉन्सेप्ट एंड फैसिलिटेट डिस्कशन अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं. कंसेप्चुअल मॉडल सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग द मोर डिटेल मॉडल एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. यानी कंसेप्चुअल मॉडल जो होते हैं हमारे जितने भी मॉडल्स होते हैं उनका बेसिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं. हमें उसके मुतालिक जो है वो फाउंडेशन होता है क्रिएटिंग का, किसी भी मॉडल को बनाने की जो स्टार्टिंग होती है वो हम अपनी कंसेप्चुअल मॉडल से ही लेते हैं. अच्छा, इसकी सिंपल एग्जांपल जब हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कंसेप्चुअल मॉडल की. अब हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जब भी कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने पेपर देने जाना है, ठीक है, हमारा मेन प्रोजेक्ट है. आप ये समझ लो कि हमारे पेपर जो है वो हमारा मेन प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है. हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पेपर किस टाइप का आता है, उसका पैटर्न क्या होगा क्या नहीं, तो ये सारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो फिर उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो वही बात होती है कि जब हम लोग सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसके बाद हम पेपर जब आते हैं फिर हम पेपर देते हैं, ठीक है. तो यही बात यहाँ पर भी है कि जब भी हम लोगों ने अपने मॉडल बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना लाजमी होता है, ठीक है. तो हम उस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कंसेप्चुअल मॉडल का यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. हमारे जो भी मॉडल्स होते हैं उनके लिए जो फ्रेमवर्क होता है, यानी उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं.
उसके बाद जहाँ पे इसके एलिमेंट्स की बात की तो हमने कहा था इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हमारी जो एंटिटीज़ होती हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट्स था, फिर हमारे पास रिलेशनशिप था, और फिर हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स थी। और ये वाली हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर, चाहे हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक हो, चाहे सिमुलेशन का मॉडल हो, इन सब के अंदर जो हमारे मॉडल्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं। एंटिटीज़ क्या होती हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ entity represent the basic objects or element present in the anything that is representing the real world object को represent करती है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा मैं एक लाइब्रेरी की एग्जांपल लेती हूँ। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप और इन पर लगी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम एक लाइब्रेरी के एग्जांपल से समझते हैं। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर हमारे पास बुक्स हो सकती हैं, उसके बाद ऑथर्स हो सकते हैं, फिर रीडर्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी उसकी एंटिटीज़ ही होती हैं। फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अभी इन एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम क्या है, हम एक एंटिटी हैं। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मेरा कोई ना कोई रोल नंबर होगा, मेरा कोई ना कोई नेम होगा, मेरा कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई फ़ोन नंबर होगा, कोई ईमेल एड्रेस होगा। तो ये मेरे पास क्या हुई, ये मेरे पास हुई मेरी एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, मैं खुद एक एंटिटी हूँ। तो इसी तरह से एट्रीब्यूट्स में, लाइब्रेरी एंटिटीज़ में हमने लाइब्रेरी सिस्टम में पढ़ा कि हमारे पास बुक्स होती हैं, हमारे पास हमारे रीडर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं जिन्होंने बुक को लिखा होता है। तो फिर इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, बुक का नेम होगा, बुक का टाइटल होगा, ऑथर का नेम होगा, ऑथर की आईडी होगी, उसकी पब्लिकेशन डेट होगी बुक की, उसका कोई भी जेनर होगा, रीडर्स होंगे, रीडर ने क्या, उसकी आईडी क्या है, ये सब कुछ होगा। फिर इनके दरमियान में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, एक कनेक्शन होता है, एक एसोसिएशन होता है एंटिटीज़ के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है और एक रीडर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये मेरी एंटिटी है और ये इसका नाम है बुक, ठीक है, और ये एक मेरे पास है रीडर। अब बुक और रीडर के दरमियान कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, यानी जो बुक है वो रीडर से रीड की जाती है। इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो रीड का होगा। बुक जो है वो रीड की जाती है रीडर से, और जो रीडर है वो रीड करता है बुक को, यानी इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है। इसी तरह से हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें तो कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या आ जाती हैं, कोई ना कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं, कोई ना कोई रूल्स आ जाते हैं, हमारे सिस्टम के बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। दे टेल अस हाउ एंटिटीज कैन इंटरेक्ट एंड व्हाट लिमिटेशन दे हैव। ये बताते हैं कि एंटिटीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिलेशनशिप से ही, और इनके दरमियान में लिमिटेशंस क्या है। जैसे आप एग्जांपल लें कि ऑथर जो है कैन ओनली राइट बुक्स ऑफ स्पेसिफिक जेनर, और डैट अ रीडर कैन ओनली बारो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक। हमारे जो रीडर है उसका काम होता है कि वो सिर्फ बुक को पढ़े या लिखें, ठीक है, वो राइट। और ऑथर का काम क्या होता है कि उसने सिर्फ बुक को लिखना है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं। ये नहीं कि ऑथर जो है वो बुक को लिख लिया और वो हर एक के आगे तल्ले करेगा कि मेरी बुक है इसको पढ़ें, बल्कि इस पे कॉन्स्ट्रेंट लग जाएंगे कि उसने बुक बस लिखनी ही है और इसको पब्लिश करना है, लोगों के पीछे जा जाके नहीं देनी। और जो रीडर्स है उसने क्या करना है, उसने बुक को लेना है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि वो कितनी नंबर ऑफ बुक्स को बोरो कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ बुक्स को ले सकता है एक लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस होती हैं और सारी की सारी कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग अ कंसेप्चुअल मॉडल्स को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमने इसमें भी पॉइंट्स पढ़े थे कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर हमारी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, हमारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना, उसके बाद जो भी रिलेशनशिप है इनके दरमियान में एसोसिएशन है उसको डिफाइन करना, फिर जो भी कंस्ट्रेंट्स ऐड थी उनको ऐड करना। ये सारे एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर इसको मगर एक ग्रामेटिकल डायग्राम में अगर बना देते हैं तो ये सारी क्या होती है, हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पज एंड स्कोप ऑफ क्रिएटिंग द मॉडल। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उसका अपने उस मॉडल को बनाने का पर्पस क्या है और इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक ये चलेगी, कहाँ तक नहीं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो ये इश्यूज़ ही होते हैं। दिस प्रॉब्लम शुड बी क्लियर सो डैट द मॉडल कैन हेल्प अस इन सॉल्विंग द इश्यूज, ठीक है, ये क्लियरली होने चाहिए। फिर एंटिटीज़ को देखना कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मॉडल के अंदर ज़रूरी है, कौन कौन सी एंटिटीज़, कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने सिस्टम के लिए इसके अंदर इंक्लूड करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कार है, ठीक है, तो एक कार जो है
इसके लिए एंटिटीज क्या हमारे पास होनी चाहिए। जाहिर बात है, इसका जो टायर है वो भी एक एंटिटी है, ठीक है। कार है, एक कार तो खुद भी एक एंटिटी है, इसकी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर एंटिटी के लिहाज से लें, एक कार को डिज़ाइन करना है तो उसकी एंटिटीज़ वो अलग करेंगे। जैसे कार का टायर अलग करेंगे, कार की सीट्स अलग करेंगे, कार का जो भी उसका मतलब आगे जो भी सिस्टम होता है, इंजन वगैरह, वो अलग करेंगे। और उसके बाद फिर इनकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिफाइन करेंगे कि कार के टायर का मॉडल क्या होना चाहिए, इसके इंजन का मॉडल क्या होना चाहिए और कार का मॉडल क्या होना चाहिए। सारी की सारी इसकी एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं। फिर इसकी एट्रीब्यूट्स को हम लोगों ने बात कर ली कि डिफाइन करना चाहिए। फिर एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप के हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड, एंटिटी एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्शन है, इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ के लिए हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी इनके अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस अप्लाई होने चाहिए, कौन कौन से रूल्स, उसके बारे में भी हमने यहाँ पढ़ लिया। क्रिएट द मॉडल, फिर इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बाद आफ्टर दिस द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी रिप्रेजेंट इन अ क्लियर डायग्राम। फिर एक हम लोग डायग्राम बना देते हैं, उसके अंदर हम लोग इन सबको लिख देते हैं। टिपिकली फ्लो चार्ट्स, UML डायग्राम्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर यूज सो डैट द मॉडल इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो हम लोग ये जो UML डायग्राम्स हैं, हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट जो मॉडल था एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी हमें सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए होता था और हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फिर इसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसकी डायग्राम में ऐसे हो सकता है कि हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमारी एंटिटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, हमारी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। इस तरह से हम करके एक मॉडल जो है वो बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल मॉडल के दरमियान में डिफरेंस क्या था। तो इसके डिफरेंस के लिए एक हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और दूसरी इसकी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। तो मोस्टली डिफरेंस शॉर्ट में ही पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बारे में पढ़ा कि ये हमें कॉन्सेप्ट देता है हमारे सिस्टम के बारे में, ताकि लोग जो है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिजिकल मॉडल में क्या होता है कि ये हमारे जो भी मॉडल्स होते हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी होते हैं। सिस्टम इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट दैट सिस्टम, और जो डिज़ाइन किया जाता है हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अ लाइब्रेरी। इसमें हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल ली कि हम इसकी एंटिटीज़ को अलग करते हैं, इनकी एट्रीब्यूट्स को, फिर इनके दरमियान में रिलेशनशिप को। इसी तरह से हम फिजिकल मॉडल की बात करें तो इफ अ कंपनी है डिजाइन का, जब एक कंपनी कार को डिजाइन करने की कोशिश करती है, देन इट विल क्रिएट अ फिजिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट द डिजाइन इन विच द शेप, साइज एंड फीचर्स ऑफ द जो भी कार्स है वो हमें उसके शो होने चाहिए। यानी इन दोनों के दरमियान में यही डिफरेंस है कि ये सिस्टम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है और ये सिस्टम की ओरिजिनल कॉपी को बनाती है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल की एग्जाम्पल में आ जाती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट के लिए भी हमें एंटिटीज़ चाहिए, इसके एट्रीब्यूट्स चाहिए, इनके दरमियान में रिलेशनशिप चाहिए होता है, इस पर कॉन्स्ट्रेंट चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की एग्जांपल लें तो इसमें भी हमें एंटिटीज़ चाहिए। सिंपल लाइब्रेरी सिस्टम की एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी, एंड होटल रिजर्वेशन सिस्टम। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एंटिटीज़ चाहिए, एट्रीब्यूट्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। उसके बाद हम लोग बेनिफिट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो एक ही होता है मेन, वो ये कि हमारे जितने भी कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को बहुत इजी कर देता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड द क्लैरिटी, इंप्रूव कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं और हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और इन्हेंस करते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंसेस एंड रिड्यूस एरर्स को एंड रिस्क अक्रॉस वेरियस डोमेन्स के दरमियान में जो भी रिस्क होता है उस चीज़ को ये ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे तो इसकी लिमिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इम्प्रॉपर मॉडलिंग ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप विद इन अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल में लीड टू अ ह्यूज टाइम वेस्ट एंड पॉसिबल टू डिस्ट्रॉयड कॉस्ट। इसकी लिमिटेशन में ये होता है, यानी इसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। लिमिटेशन में ये होता है कि अगर हमारे पास हमें अपनी एंटिटीज़ का नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, टाइम वेस्टिंग भी होगा, हमारी जो भी कॉस्ट होगी उनको भी ज़ाया करेगा, तबाह कर देगा। हमारी प्लानिंग जो होती है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसकी लिमिटेशन में यह है कि हमें इम्प्रॉपर मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल अच्छी मॉडलिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये थी हमारे पास हमारा कंसेप्चुअल मॉडल। अब नेक्स्ट हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को, और साथ में हमारा जो सिमुलेशन मॉडल है, तो हमारा डे 2 का काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।